हेलो एवरीवन। आप में से मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और लॉ स्टूडेंट है बेसिकली। तो जो इंडियन पॉलिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये बेसिक है, ये सबको आना चाहिए। तो जो सबसे बेसिक का जो सबसे ज़्यादा बेसिक टॉपिक जो है, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, काफ़ी लोग को दिक्कत होती है समझने में, काफ़ी लोग को प्रॉब्लम होती है बेसिक कंसेप्ट समझने में। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग ये जो सबसे ज्यादा जो बेसिक टॉपिक मैं समझता हूँ किसी भी पूरे पूरे लॉ में, वो बेसिक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो बने रहिए मेरे साथ और नोट्स बना लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए बने रहिए मेरे साथ। Hold up. तो प्रेम्बल समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट के देखिए चार एसेंशियल होते हैं। सबसे पहला स्टेट का जो एसेंशियल होता है वो होता है टेरिटरी, कि आपकी एक जमीन होगी, एक लैंड मास होगा, तभी तो उस पर स्टेट या फिर नेशन जो है आपका वो बस पाएगा। अगर आपके पास जमीन ही नहीं है तो आप क्या हवा में किसी देश को बना लोगे? सेकेंड एसेंशियल होता है पॉपुलेशन। आपके पास जगह है तो वहां पर रहने के लिए लोग भी तो होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इंडिया का जो टेरिटरी आप देख सकते हैं, इंडिया का मैप में आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। इस मैप के अंदर रहने वाले कुछ लोग भी तो चाहिए, जो वो होती है पॉपुलेशन, जो कि सेकंड एसेंशियल ऑफ द स्टेट है। थर्ड एसेंशियल ऑफ द स्टेट जो होगा वो होगा आपका गवर्नमेंट। कोई रूल करने के लिए गवर्नमेंट, गवर्निंग बॉडी जो है उसकी भी तो जरूरत होगी, उसकी भी तो रिक्वायरमेंट होगी। आपके पास पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, और फिर उनको रूल करने के लिए, उनको गवर्न करने के लिए आपके पास गवर्नमेंट होना जरूरी है। चौथी चीज जिसकी रिक्वायरमेंट है वह सोवर्निटी। सोवर्निटी एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। सोवर्निटी का मतलब कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्फ्लुएंस से मुक्त होगी वो गवर्नमेंट। इसका मैं एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाना चाहूंगा कि इंडिया 1947 से पहले सोवरेन था। सोवरेन नहीं था क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश का कब्जा था। फॉर एग्जांपल एक लैंड मास है, उसमें पॉपुलेशन है, उसमें गवर्नमेंट भी है, लेकिन उस गवर्नमेंट जो है वो वहां के लोगों की गवर्नमेंट नहीं है, बाहर के लोगों ने आके कब्जा किया हुआ है। तो उसको हम सोवरेन नहीं कहेंगे। सोवरेनिटी होगी जब आपकी खुद की गवर्नमेंट होगी या आपके लोग अपने अपने आप को रूल करेंगे, दैट इज सोवरेनिटी, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। तो एक बार अगर आपको स्टेट का कंसेप्ट समझ में आ गया हो तब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन पर हम आगे बढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। अब हम समझेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप मेरे को जरा कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कॉन्स्टिट्यूशन। लेमेन वाली डेफिनेशन मत देना कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, सबको मालूम है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, और ये बच्चे बच्चे को मालूम है। आपको थोड़ा जो थोड़ा डीप में डेफिनेशन इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे आखिर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बात को आप ऐसे समझिए, आप ट्रीटी का मतलब तो समझते होंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो आप समझते होंगे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं इतना तो आपको आना चाहिए। सबसे पहला अगर रिटन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें दुनिया का, तो उससे मैं मानता हूं कि वो मैग्ना कार्टा था। मैग्ना कार्टा क्या है इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो है राजा और बैरन्स के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें दोनों ने अपने अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं वो साइन किए थे। तो वो एक अगर एक लीगल डॉक्यूमेंट बन सकता है तो क्या संविधान भी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं है? मैं समझाता हूं आपको आखिर है क्या संविधान। इसको समझना बहुत आसान है। लोग हैं, जैसे मैं बताया स्टेट होते हैं, स्टेट है, स्टेट में लोग हैं, स्टेट में गवर्नमेंट है। तो क्या गवर्नमेंट को गवर्नमेंट हमारी बात आखिर क्यों माने और हम गवर्नमेंट की बात आखिर क्यों माने? एकदम जवाब एकदम क्वेश्चन एकदम सही है कि हम भला उनकी बात क्यों माने, वो भला हमारी बात क्यों माने। हम कहेंगे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, हम डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करते हैं, तो क्या हम
तो मतलब ये बात कहां से आई कि हम उन्हें डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करेंगे? ये अधिकार हमें किसने दिया कि हम उन्हें डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करेंगे? और वो वही वाली बात है ना, वो हमारी बात क्यों माने? वो अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्ट नहीं हो रहे तो बाहर क्यों जाए या फिर वो सरकार क्यों बनाए? तो ये ऑब्लिगेशन की सारी बात आती है कि अब ऑब्लिगेशन कब पूरा होता है? जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर्सन ए पर्सन बी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन वो बंध जाएगा, उसे वो पूरा करना पड़ेगा। उसे क्यों पूरा करना पड़ेगा? इस हिसाब से काम करेगा ये। आप अपने साइड का कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है ऑब्लिगेशन वो पूरा करो, मैं अपने साइड का पूरा करूंगा। जब दोनों पूरा करेंगे तब जाके कॉन्ट्रैक्ट एफिशिएंटली एनफोर्स हो पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट भी स्टैट्यूट ही होता है, आपको मैं बता दूं, ये बात आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो कंसेप्ट, अब इसको ऐसे समझते हैं हम, हॉब्स और जॉन लॉक के थ्रू से समझेंगे। मैं आपको फिलॉसफी बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, बेसिकली बस आपको लेमन लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। ये एक बहुत बड़ा इलाका है, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, और फिर अगर बहुत सारे लोग रहते हैं तो कोई रूल एंड अगर गवर्नेंस नहीं होगा तो जो ताकतवर है वो कमजोर खा जाएगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, यही तो होता है। और तो इस चीज को रोकने के लिए लोगों ने क्या किया, अपने सारे जो राइट एंड ड्यूटीज हैं वो समर्पण कर दिए। किसे समर्पण कर दिए? कि राजा को समर्पण कर दिए। अब राजा को इतना सब कुछ मिल रहा है तो राजा को भी तो कुछ देना पड़ेगा, तो राजा भी काफी सारी चीजें जो है वो लोगों को देगा। तो ये जो लेन देन की जो प्रक्रिया होगी, इसके भी इस 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 प्रक्रिया के दौरान लोगों में और राजा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वही कॉन्स्टिट्यूशन है। आप समझे? इससे अच्छा आपको कॉन्स्टिट्यूशन कोई समझा ही नहीं सकता। एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ट्रीटी हो रही है राजा और लोगों के बीच में, जिसमें लोग अपने सारे अधिकार और समर्पण कर रहे हैं राजा को, और राजा जो है अपना कर्तव्य मान रहा है लोगों को बचाना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, उसमें फिर लोगों को वेलफेयर वगैरह देना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यही जो है सारा कॉन्सेप्ट है एक सोवरेन गवर्नमेंट का। जब एक सोवरेन गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा लोगों से होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट सरकार का, वो कॉन्ट्रैक्ट ही संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दूसरी थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो हाँ, वो सबसे बड़ा जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। ये बहुत सारे लोग एक इलाके में रह रहे हैं, अब इलाके में रह रहे हैं तो बहुत सारे वहां पे कानून भी हैं, छोटे छोटे कानून है गवर्निंग है, लेकिन एक बड़ा कानून, सबसे बड़ा कानून जो है उसकी रिक्वायरमेंट है जो कि सभी लोगों को गवर्न करेगा, तो वो सबसे बड़ा कानून वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन दो थ्योरी से आप समझ सकते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो मैं इसी थ्योरी से आपको समझाना चाहूंगा, दोबारा समझिए। बहुत सारे लोग एक जमीन के टुकड़े पर रह रहे हैं, एक स्टेट में रह रहे हैं। अब उन लोगों को जरूरत है प्रोटेक्शन की। उन्होंने अपने सारे अधिकारों का समर्पण कर दिया। किसे कर दिया? राजा को कर दिया। और राजा को भी तो कुछ उसकी जिम्मेदारियां बनती है, तो उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसकी जिम्मेदारियां और लोगों का समर्पण, इन दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता आसान इस टॉपिक को समझाना होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आता है कि प्रेम्बल क्या होगा, उसका प्रेम्बल की जरूरत क्या है। मतलब अब आप ऐसे समझिए, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, राजा और उन लोगों ने सारे लोग बैठे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ साहब, हम तुम्हें ये दे रहे हैं, जनता की ये जिम्मेदारियां, जनता को ये मिलेगा। तो लेकिन देश होना कैसा चाहिए? हमारा हम स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, चारों एसेंशियल पूरे हो गए, देश आखिर होना कैसा चाहिए? मतलब एक छोटा बच्चा जब होता है, उसके जो पेरेंट्स जो हैं उसके लिए सपने देखते हैं बड़े बड़े, ये तो हमारा जो है बॉडी बिल्डर बनेगा, ये करेगा वो करेगा। वो जो सपना जो है ना, एक सपना कि ऐसा होना चाहिए, दिस शुड बी डन, दिस शुड नॉट बी डन, हमें ये चीज इलेक्ट करनी है, ये चीज जो है सेलेक्ट करनी है, इस चीज को नेग्लेक्ट करना है, इस चीज को बढ़ावा देना है। एक सपना जो देखा लोग और आपके राजा ने, वो है आपका प्रेम्बल। इसी के साथ हम बेसिकली समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आखिर है क्या चीज। हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज प्रेम्बल, प्रॉपर समझेंगे अब हम प्रेम्बल क्या है। तो
प्रेम्बल जो है बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो गाइड कर रहा है कि कैसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे स्टेट को कैसा होना चाहिए, वो प्रेम्बल बता रहा है। के एन मुंशी जी ने प्रेम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ये बेसिक डेफिनेशन है, सब याद कर सकते हैं। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आया कहां से, तो मैं समझता हूं कि मैं ही नहीं बल्कि सभी लोग यही समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी लाए थे, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही प्रेम्बल हमारा डराइव हुआ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? वही मैंने जो आप लोगों को बताया कि हमें सपना देखना था, तो सपना हमने क्या देखा, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। अब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली ड्राफ्ट होने के बाद उसमें प्रेम्बल जो है, अब प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल अगेन सेम चीज मैं रिपीट करूंगा, वो हमारा एक सपना है। किसने देखा है? हम ही लोगों ने तो देखा है। जरा प्रेम्बल की एक बार रीडिंग करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें? सबसे पहले लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर इसमें जो सबसे लास्ट हम इनेक्टिंग क्लॉज में जाते हैं, तो डू हेयर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुल मिला के जो पहला क्लॉज और इनेक्टिंग क्लॉज को अगर हम मिलाकर रीड करके पढ़ते हैं, तो ये समझ में आता है कि हम ही लोगों ने संविधान खुद को ही दिया है। अभी मैंने समझाया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब समझिए, बड़ा फिलोसॉफिकल चीज है। हम ही लोगों ने एक राजा बनाया और हम ही लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसे हम संविधान कहते हैं, और खुद को गिफ्ट किया है, इसे हम गिफ्ट ही बोलेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगेन वो तो मेरी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट है। तो संविधान हमने ही खुद को दिया है, तो क्या हमने सपने देखे वो प्रेम्बल में होने चाहिए। तो यही आज हमें पढ़ना है कि प्रेम्बल में जो भी हमने सारे सपने देखे, आज के उन सपनों का मतलब क्या है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। एक बार रीडिंग मार लेते हैं थॉरोली। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो अब हम इसे बेसिकली विस्तार में समझेंगे, संधि विच्छेद करेंगे इसका, एक एक चीज का क्या क्या मतलब हुआ। तो सबसे पहले जो इसमें दे रखा है, कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कैसा देश है हमारा, देश का स्ट्रक्चर क्या है, देश का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आप एक आदमी को कैसे डिफाइन करते हो? ये तो लंबा है, ये तो रूड है, ये इसका तो नेचर काफी अच्छा है, ये तो गोरा है, ये तो सांवला है, इस प्रकार से आप डिफाइन करते हो। उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और जो ये हमारा स्टेट है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? अब हमने ही खुद को दिया है, वही कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के आगे प्रेम्बल है। तो प्रेम्बल का जो कंसेप्ट हम लाए हैं, वो अब जरा हम यूएसए से लाए हैं। यूएसए में भी प्रेम्बल में वी द पीपल का इस्तेमाल किया गया है। अब हम समझते हैं एक एक शब्द प्रेम्बल के, जो हाईलाइटेड शब्द है, जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन। दो प्रकार की सोवरेनिटी होती है। पहली सोवरेनिटी होती है एक्सटर्नल, दूसरी होती है इंटरनल। एक्सटर्नल यानी कि हम किसी भारी ताकत से मुक्त हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, हम 1000 सालों तक गुलामी हमने करी है, अब हम किसी के गुलाम नहीं है। हमारी जो भी सरकार होगी वो खुद की होगी, वो भारतीय लोगों की सरकार होगी। भारतीय लोग उस सरकार को लेजिटिमेटाइज, उसे अप्रूव करते हैं उस सरकार को। इंटरनल यानी कि हम किसी इंटरनल बंदिश से भी हम मुक्त हैं, हम किसी नक्सली के कब्जे में नहीं है। हम जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल सोवरेनिटी का अगर जीता जाता एग्जांपल देना है,
अब अफगानिस्तान का एग्जाम्पल हम देखते हैं, तालिबान ने हाल ही में कुछ महीने पहले अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, उनकी इंटरनल सोवरेनिटी खतरे में आ गई। इस प्रकार से हमारी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, एक्सटर्नली भी इंटरनली, ये होती है सोवरेनिटी। यानी कि पहला जो हमारा स्टेट के 4 एसेंशियल तो हमने यही जो चौथा एसेंशियल जो था वो हमने यही पूरा कर लिया, हम सोवरेन है। अब सेकंड थिंग, सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो है, ये मैं आपको बता दूं 42nd अमेंडमेंट द्वारा ऐड किए गए थे प्रेमबल में। प्रेमबल अमेंडेबल है या नहीं इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जो है मैं दोबारा बता दूं आपको 42nd अमेंडमेंट द्वारा प्रेमबल में ऐड किया गया था, उससे पहले प्रेमबल में नहीं था। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है, अब हम समझते हैं, असली फिलॉसफी आती है अब। सोशलिज्म का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, a system where government controls every resource and do equal distribution of the resources। जो थ्योरी में बहुत आसान है। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है, हम बहुत पहले चले जाएंगे, हम जाएंगे 1800 के आसपास। पहले मोनार्कीज हुआ करती थी, मोनार्कीज के वक्त पे जो है कैपिटलिज्म एक नई आइडियोलॉजी आई, इंडस्ट्रियलिज्म हुआ, इंडस्ट्रीज ब्लूम करने लगी यूरोप में, खासतौर पर वेस्टर्न यूरोप में, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस इन इलाकों में वर्क। अब इंडस्ट्रीज बनी, समझिएगा, कनेक्ट द डॉट्स, इंडस्ट्रीज बनी, शहरों में इंडस्ट्रीज बनी, गांव से लोग खुद को ट्रांसफर करके शहरों में लेकर आए, शहरों में वर्किंग कंडीशंस खराब होने लगी, और जो वेजेस, और मतलब कुछ लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा होने लग गया, जो इंडस्ट्रीज का मालिक, जो इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स जो थे उनकी कंडीशंस खराब होने लगी, एक गैप बनने लगा, हैव और हैव नॉट के बीच में जो है ये गैप बनने लगा। तब जो है सोशलिस्ट फिलॉसफी आई कि जो है सरकार जो है उसे कंट्रोल करना चाहिए सारे रिसोर्सेस को, और उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारा रिसोर्स पहुंच जा रहा है। इसे हम सोशलिज्म कहते हैं, लेकिन हम प्रॉपर ये वाला सोशलिज्म हम नहीं फॉलो करते, हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करते हैं। मेरी भाषा में कहो तो हम गांधीयन सोशलिज्म फॉलो करते हैं। ये क्या है, ये ग्रास रूट लेवल का सोशलिज्म है, जिसमें प्राइवेट की प्लेयर्स का भी उतना ही योगदान होगा जितना गवर्नमेंट का योगदान होगा, लेकिन कोशिश ये करी जाएगी कि इगैलिटेरियन अप्रोच के थ्रू, सरल भाषा में समझाऊं तो मतलब सबका बेनिफिट हो पाए, कि 2 वक्त की रोटी प्रति एक व्यक्ति के मुंह तक पहुंच पाए। इसमें कुछ केस भी है, एक केस है समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें यही बात कही गई थी कि हमें एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी चाहिए और यही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। दूसरा जो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात कही गई थी कि हमें सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की तरफ एम करना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का मेल मिलाप करके हमें जो है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो है लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए। इन केसों को ध्यान रखिएगा, लॉ के एग्जाम में आप लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं भी आप लिख के आएंगे, किसी भी एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी यही बात कही गई थी कि बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए हमें एम करना चाहिए, सरकार को एम करना चाहिए, स्टेट को एम करना चाहिए। तो बेसिकली यही कंसेप्ट है। अब इस पे जरा आप देखिए कि सोशलिज्म क्या फेलियर है, क्या वाकई में काम किया, क्या सरकार काम अच्छे से कर पाई है। तो इस पर मेरा ये मानना है कि सोशलिज्म हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करते हैं, सारी चीजें सरकार ओन नहीं करती है, लेकिन जितना सरकार ओन करती है उस एरिया में एफिशिएंसी काफी कम हो जाती है। तो एक गोल जो हमारा एक होता है ना, बेसिक स्टैंडर्ड, एक वेलफेयर प्रोवाइड कराने का, वो हम नहीं प्रोवाइड करा पाते। आज भी आप देखेंगे कि भारत के कई इलाकों में जो है 2 वक्त की रोटियां नसीब नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार क्या है? इसके लिए जिम्मेदार ये भी हो सकता है कि बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा वेल्थ का कंसेंट्रेशन है, बट एट द सेम पॉइंट वी आर अ सोशलिस्ट नेशन। बट जो मैकेनिज्म सरकार की फिर जो जिम्मेदारी वहां पर आती है ना उस गैप को पूरे करने की, वहां वो एफिशिएंसी नहीं आ पाती। मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेटहुड की बात कर रहा हूँ। जो स्टेट का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से वो थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाता है। तो सोशलिज्म इज द सोल्यूशन एंड सोशलिज्म इज ऑल्सो द प्रॉब्लम, क्योंकि एफिशिएंसी नहीं है सरकार के पास। वो इट इज अ प्रॉब्लम, सरकार के पास एफिशिएंसी होना इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात देखी गई है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है
वो ज्यादा एफिशिएंट होता है पूरी दुनिया भर में। अब अगला जो है शब्द जिसकी हम बात करेंगे वो है सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म का जो मतलब होता है वो होता है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। वेस्टर्न कंसेप्ट है, वेस्टर्न में यही माना जाता है कि सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन होगा। तो वेस्ट में ऐसा कंसेप्ट क्यों है? ये सारे कंसेप्ट वेस्टर्न कंसेप्ट हैं। वेस्ट में से कंसेप्ट कैसे क्यों आए, अब मैं जरा समझाता हूं। 500 एडी तक वेस्ट में रोमन एम्पायर हुआ करता था, इट वाज अ ब्लूमिंग सिविलाइजेशन। फिर आए वेस्ट में डार्क एजेस, 1000 ईयर्स ऑफ डार्क एजेस। 1500 एडी तक जो है वो डार्क एजेस में रहे। उन्होंने रिलीजन, धर्म के नाम पर उनके दंगे, मतलब बहुत फाइट्स हुई, काफी सुपरस्टिशंस माने जाते थे, वहां पर बुरी हालत थी। फिर अगले 500 साल 1500 से 1900 तक जो है उन्होंने, मतलब जो डार्क एजेस से वो बाहर आया वो एनलाइटमेंट एरा में आया, उन्होंने रेनेसा हुआ, उन्होंने मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू किया। तब ये सारे कंसेप्ट नए नए डेवलप हुए। वेस्ट क्यों हमसे आगे है? देखिए, दो आदमी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तब ताकतवर हो सकता है जब वो प्रैक्टिस करे। शारीरिक रूप से कब ताकतवर होगा? अगर एक ही आदमी ताकतवर रूम में है और बाकी कोई लड़े नहीं, तो भाई किसी का विकास नहीं होगा। लेकिन अगर सब आपस में लड़के रहेंगे तो आप उसे ट्रेन करेंगे खुद को, तो उनकी बॉडी ताकतवर होगी। तो 1000 साल तक उन्होंने यही किया, वो आपस में लड़ते रहे। वो जो वेस्ट के जो देश हैं वो आपस में मरते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, वो ताकतवर हो गए, बलपूर्वक ताकतवर हो गए। अगले 300-400 साल वो लड़े भी आपस में और उन्होंने दिमाग का भी इस्तेमाल करना शुरू किया, उन्होंने इंटेलेक्चुअल डिबेट्स किया। वही वाली बात है, एक आदमी कहता है कि पृथ्वी चपटी है तो सब चपटी मान के बैठ जाएंगे तो काम थोड़ी बनेगा। क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, उसको क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, रीजनिंग करनी पड़ेगी। इंटेलेक्चुअल आप तभी डेवलप हो पाएंगे जब आप डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे। वेस्ट में यही हुआ। अगले 300-400 साल जो है डार्क एजेस के, उन्होंने डिबेट एंड डिस्कशन किया। उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने काम किया कि वो काफी बुद्धिपूर्वक वो डेवलप हो गए। इन्हीं चीजों से फिलॉसफीज निकल के आई। फिर उन्होंने देखा कि मार काट बहुत हुई है रिलीजन के नाम पर, तो क्यों ना स्टेट से रिलीजन को हटा दिया जाए। तो नया कंसेप्ट वो लेके आए, जिसे हम सेकुलरिज्म का कंसेप्ट कहते हैं। इसमें होता यह है कि स्टेट जो है वो रिलीजन से अलग हो जाता है। लेकिन क्या इंडिया में यही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है? स्टेट रिलीजन से हम अलग मानते हैं? नहीं, इंडिया में जो है, इंडिया में हम वी टॉलरेट एवरी रिलीजन, मतलब हमारा कोई रिलीजन नहीं है, हमारा सारा रिलीजन है, ये इंडिया में कंसेप्ट माना जाता है। तो उसमें एक केस है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया था सेकुलरिज्म इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो उसमें मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। एक तरीके से कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हैं, सेलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। तो रिजिड जो है ना, जो रिजिड हिस्सा जो है जिसे नहीं, जिसमें बदलाव किया जा सकता चाहकर भी, उसे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? 5 दोस्त हैं, एक ने कहा कि आइसक्रीम खाने चलेंगे, दूसरे ने कहा कि जूस पीने चलेंगे। अब कहाँ जाएं? तो उनमें डिस्कशन हुआ, तो फिर 3 लोगों ने डिसाइड किया कि हम जूस पीने जाएंगे, 2 लोगों ने डिसाइड किया कि हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो 3 और 2, 3-2 पर भारी पड़ेंगे। जिस तरीके से दोस्तों में आप सारी चीजें डिसाइड करते हो, वैसे इंडिया में डेमोक्रेटिकली वही तो है। डेमोक्रेसी यानी कि मिलकर डिसाइड किया जाता है, चुनकर डिसाइड किया जाता है। लेकिन आपको तो कभी कोई पूछता ही नहीं है, आपको थोड़ी पूछता है कि मोदी जी आपको कॉल करके थोड़ी पूछेंगे कि हाँ अब नया नया डिसीजन क्या लेना है। उसके लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि इंडिया में फॉलो होती है, जिसे हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कहते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू। अब वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सदन में डिसीजन मेकिंग पावर में हिस्सा लेता है, वो कानून बनाता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी फॉलो होती है, यानी कि एक व्यक्ति का एक ही मत होगा, एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा। ऐसा नहीं कि अमीर के ज्यादा वोट होंगे, गरीब के कम वोट होंगे। तो ये हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी फॉलो करते हैं 18 साल से ऊपर का। अब आखिरी सबसे जो इसमें शब्द आता है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक और टीवी रिपब्लिक नहीं, जो चैनल आता है वो नहीं। रिपब्लिक यानी कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो नॉन
हेरिडिटरी होगा, यानी कि राजा का बेटा राज नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, राजा का बेटा राज नहीं करेगा, एक इलेक्टेड हेड होगा। इलेक्टेड हेड कौन होगा? वो प्रेसिडेंट होगा। तो प्रेसिडेंट जो आपने तो कभी चुना ही नहीं, प्रेसिडेंट आप नहीं चुनते, जो पार्लियामेंटेरियंस है वो चुनते हैं भाई। इनडायरेक्टली उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इज नॉट द हेड ऑफ द स्टेट, इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है उसका भी हेड प्रेसिडेंट ही होता है। अब अगला जो शब्द जो है इन्होंने कहा है कि सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस, यानी कि ये हमारा करेक्टर है और ये हम अपने लोगों को देंगे। अब हम अपने लोगों को क्या क्या देंगे? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस यानी कि समाज में सब कुछ इक्वल होंगे, समाज में सबका जो है जस्टिस मिलेगा, सबको एक ही तोल भाव में तोला जाएगा, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होगा। दूसरा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक यानी कि कोशिश ये करी जाएगी जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो हैं वो कम होंगे। और फॉर एग्जांपल एक पोस्ट पर 2 लोग हैं तो उन दोनों को सेम ही वेज मिलेगा, सेम काम का, यानी कि इकोनॉमिकली कोई डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तीसरा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, आप पॉलिटिकली भी इक्वल होंगे, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप वोट भी दे सकते हैं, आप यू कैन डू वॉट एवर यू वांट पॉलिटिकली। अब पॉलिटिकली जस्टिस होगा, न्याय होगा। अब अगला शब्द है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप्स। तो लिबर्टी यानी कि आजादी होगी, आजादी कुछ रेस्ट्रिक्शन में रहते हुए होगी। लिबर्टी यानी कि एब्स्ट्रेन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, मतलब एब्स्ट्रेन ऑफ लिबर्टी होता है रेस्ट्रिक्शन और लिबर्टी होता है एब्स्ट्रेन ऑफ रेस्ट्रिक्शन, उसका उल्टा, यानी कि रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यानी कि आपको आप जो भी सोचना चाहे आप सोच सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि आईपीसी में मेन श्रिया का बड़ा काम होता है। जब आप सोच रहे हैं ना, आपकी इंटेंशन वो आपको इंटेंशन आपकी अच्छी होनी चाहिए एक्ट करते वक्त कोई भी। फिर लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं लिमिट में, ये नहीं कि आप गलत बोलेंगे। आप नेगेटिव, हम पॉजिटिव लिबर्टी फॉलो करते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है, अगर आप चाहें तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, वो अलग कंसेप्ट है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आप जिस भगवान को चाहें, आप जो पूजा पाठ करना चाहें, आप ये सब चीजें यू हैव द लिबर्टी टू चूज। अब अगला शब्द आता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया कि सबको सामान्य अधिकार होगा। हमने कही ना वेलफेयर स्टेट बनाना है, हमें सबको इक्वल चीजें देनी है, तो वो सामान्य अधिकार सबको होगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी होगी यानी कि सबको जो है इक्वल किसी भी काम में अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल अगर सरकार में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई एक प्रोसीडिंग है तो सबके लिए इक्वल होगी, ये नहीं कि किसी एक के लिए आसान होगी किसी दूसरे के लिए कठिन होगी, सबके लिए इक्वल होगी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी भाईचारा, आपको हमारे जो है देश में भाईचारा प्रोवाइड होगा, आपका इंटीग्रिटी होगी, यूनिटी होगी, हम लोग को साथ मिलकर रहना होगा, ये सब कल्पना उन्होंने करी। वही इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वी गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये सिंपल सी चीजें समझने में लोगों की जान निकल जाती है। प्रेमबल इतना सिंपल है समझाने के लिए। अब इसके बाद कुछ सवाल उठते हैं कि प्रेमबल जो है क्या वो कोर्ट में हम उससे कोर्ट कर सकते हैं? थोड़ा लॉ स्टूडेंट की चीजें आ गई। कोर्ट में हम प्रेमबल को कोर्ट कर सकते हैं, मतलब प्रेमबल में साहब ये लिखा हुआ, प्रेमबल का काम क्या है? कोर्ट में प्रेमबल को हम नहीं कोर्ट कर सकते, मतलब इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कही गई थी, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो फिर काम क्या है इसका? इंटरप्रिटेशन में भी इसका काम आता है, प्रेमबल का काम है, क्योंकि आर्टिकल तो लिख गए जो लिख गए थे। अब जुडिशरी को समझना है कि इस आर्टिकल का मतलब क्या, हम किस एम्बिट में, किस स्कोप में इस आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। तो प्रेमबल के स्कोप में हम करते हैं, हम प्रेमबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डीपीएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम प्रेमबल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन करते हुए हम स्टैट्यूट का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं।
प्रेमबल का इस्तेमाल करते हो, लेकिन हम उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते कि ये लिखा हुआ है प्रेमबल में, साहब कल को हम पहुंच जाएं प्रेमबल में तो जो है सोशलिज्म लिखा हुआ है, हमें तो अंबानी जितना वेल्थ चाहिए, नहीं हो सकता ना ये। तो हमें तो सब चीज ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कर लिए कार्ल मार्क्स की तरह, वो नहीं हो सकता। प्रेमबल इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन नेचर, बट यस इंटरप्रिटेशन जो होगा प्रेमबल उसमें काम आएगा। उसमें जुडिशरी के, उसमें जुडिशरी देखेगी कि हाँ सब हमें सेकुलर माना गया है तो ये जजमेंट होना चाहिए, तो मतलब कि हमें जो है टॉलरेट करना चाहिए सारे रिलीजन को, इस टाइप की चीजें मान के चलेगी जुडिशरी। दो केस तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेमबल से रिलेटेड, वो कौन कौन से? पहला, प्रेमबल का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था। इन रे बीरूबारी यूनियन केस में जो है प्रेमबल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था, उसे अलग माना गया था। आप सोचिए, इतनी हमने बातें कर ली, उस केस में माना ही नहीं गया कि तो प्रेमबल का पार्ट है ही नहीं। लेकिन फिर इस डिसीजन को पलटा गया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। उसमें क्या बात कही गई? उसमें क्या, प्रेमबल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये नाइदर इट जो है रेस्ट्रिक्ट्स और नाइदर इट एम्पावर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ना तो ये कुछ रोक रहा है ना इसमें कुछ पावर दे रहा है, बस पार्ट है। पार्ट है तो फिर अमेंडेबल भी है, क्योंकि अगर जो चीज पार्ट है संविधान की, अमेंड भी किया जा सकता है। अमेंड कैसे करेंगे? अमेंड किया गया 42nd अमेंडमेंट में प्रेमबल को अमेंड किया गया था और उसमें कुछ शब्द डाले गए थे, मैंने आपको बताया, जैसे सोशलिज्म एंड सेकुलर शब्द उसमें जो है डाला गया था। इसी के साथ जो है आपका ये प्रेमबल की ये मास्टर क्लास खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रेमबल जो है मैंने आपको समझा दिया है, इससे ज्यादा इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप एक काम करिएगा, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप कोई भी अपना जो क्वेरी है मेरे को डीएम कर सकते हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और इससे बेटर मैं नहीं समझ सकता कि आपको जो है प्रेमबल को ही समझा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच वी हैव गिफ्टेड टू आवरसेल्फ। तो इसको वो मानना बंद करिए, बिल्कुल ईश्वरीय किताब से मत माना करिए। इट इज रिजिड एंड इट इज फ्लेक्सिबल। जितना रिजिड है उतना फिर ये रिजिड है, लेकिन जितना ही फ्लेक्सिबल उतना ये फ्लेक्सिबल भी है। इट इज नॉट लकीर की फकीर। आप लकीर की फकीर इसे नहीं मान सकते। काफी लॉ स्टूडेंट की आदत होती है कि लकीर की फकीर मान जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। इट्स ओके, इट्स ओके अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो, लेकिन आप एक लॉ स्टूडेंट है, थोड़ा फ्लेक्सिबल, हर चीज को फ्लेक्सिबल रूप में सोचा करिए, रिजिड रूप में मत सोचा करिए। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर करिएगा, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।